चारकोल है, नमक है, टूथपेस्ट में ये है, वो है, ये सब चीज़ें सिर्फ एक मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो सुबह उठ के आपको ब्रश नहीं कर लेना है फिर से, जो भी आपको खाना पीना करना है अच्छा, ब्रेकफास्ट करो पहले। सब कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, सब कुछ कर लो। जब अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए निकल रहे हो तो ब्रश शुड बी द लास्ट थिंग विच यू शुड। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट इस कैटेगरी से ऊपर का ब्रश कभी भी नहीं चूज करना है। कहते हैं कि 6 महीने के अंदर एक बार आप स्केलिंग करा लो, है ना। बहुत सारे टूथपेस्ट हैं ये चीज़ें तब रिकमेंड करते हैं डेंटिस्ट जब आपका इनेमल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, कि आपको रात को ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अभी एक रिसर्च करी थी, उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि जो 125 लोगों की डेथ हुई थी उनके क्लॉट के अंदर 78% लोगों में दांतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया मिला। तो आई शुड से थ्रू योर पॉडकास्ट दैट नो वन शुड वियर डेंचर्स। आईलाइनर्स क्या करते हैं कि इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ अ प्रेडिक्टेड ट्रीटमेंट। आपको पहले से ही आपके रिजल्ट्स पता रहते हैं कि आपके अलाइनमेंट के बाद मोटा मोटा आपको पता है कि मेरी ऐसी अपीयरेंस आने वाली है दांतों में। स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका द डिकोड शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो कैसे हो आप, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत बढ़िया, सब अच्छा, ऑल वेल। लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, थ्रिल्स, और अभी तो दिवाली का और त्यौहार का सीज़न गया है, राइट। तो बहुत अच्छा गया और आई होप ऐसे ही टाइम आगे आता रहे। मैं ये सोच रहा था कि हमारा कनेक्शन कैसे बना, कैसे मतलब कितने दूर से चीज़ें कैसे कैसे हुई और आज हम यहाँ पे मिले हैं। तो डेस्टिनी पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो आई थिंक डेस्टिनी ही है जो हम दोनों को मिलाई और यहाँ बैठाई है। और आई थिंक ना जाने लाखों लोग, करोड़ों लोग, कितने लोग को इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी आपके पास है, जो भी विजडम आप कह सकते हो, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा विजडम लिए होते हैं, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लॉट ऑफ विजडम टीथ एक्चुअली। राइट। तो उससे विजडम और बढ़ गया हुआ आई थिंक। सो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जिन्हें पता था कि आप आने वाले हो शो पे। सो मैंने कुछ लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप मेरे से पूछ लो, मैं डॉक्टर से पूछूंगा। सो वो क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेंगे, बट उससे पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। ओके, so I am Dr. Rahul Sharma. I am oral and maxillofacial surgeon by profession, and this is a specialization in actually it is masters in dentistry, जो हम graduation dentistry की बात करते हैं, और this is in the field of maxillofacial surgery, जिसके अंदर we are related, means I am related to more of the jaw surgeries, implants in the jaws, anything related to jaws and its associated structures, जो भी इसके साथ हैं आपके अंदर, मुंह के अंदर, फेस पे, इन सब से रिलेटेड जो भी सर्जरीज वगैरह रहती हैं उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन है, और मैं एक्स प्रोफेसर हूँ। मैं डेंटल स्कूल के अंदर जो फरीदाबाद में है, और 10 साल तक मैंने यंग डॉक्टर्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करी है, उनको एजुकेट किया है इन द मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट। और उसके साथ साथ मेरे फरीदाबाद में 2 सेंटर्स हैं, त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट एंड मैक्सिलोफेशियल सेंटर के नाम से, and we are coming up with a 3rd center in sector 77 very soon, and both are running very good. And myself, I have a clinical experience of more than 15 years now. Okay, 15 years. And the oldest dental center, it is around 12 to 13 years old now. Okay. So yeah, we have many happily satisfied patient base, and yes, we are giving our services to the society. ओके, सो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कब आपने सोचा कि आपको डेंटल सर्जरी में या डेंटिस्ट बनना है? एक्चुअली जैसे होता है ना हर बार कि ऐसा तो नहीं सोचा था कि कभी डेंटिस्ट ही बनना है, बट जैसे टू बी वेरी ट्रू, वी ऑल गिव, मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में, बायो के अंदर, और उसके साथ ही हम जब सारे के सारे लोग जब PMTs देते हैं, वी ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन MBBS डॉक्टर, हम लोग कोशिश करते हैं कि वही हो। तो उसी की प्रिपरेशंस की थी, बाई चांस थोड़ा रैंक पीछे आया, तो वी वर ऑफर्ड डेंटल सर्जरी, तो आई थॉट लेट स्टार्ट द जर्नी विद द डेंटल साइंसेस, एंड परसुइंग डेंटल सर्जरी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वही काम था जो मैं बेटर कर सकता था। बिल्कुल, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपना प्रोफेशन चुनते हैं, शायद उस टाइम वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है दैट इट वाज द राइट थिंग, राइट हैपेंड टू यू एट द राइट टाइम। सो दिस वाज माय जर्नी। लाइक हम डेंटिस्ट्री में आए, डेंटिस्ट के बाद हमें सर्जरी से बहुत डर लगता था, तो आई जस्ट लव टू सी कि मतलब लोग कैसे करते हैं, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, सो मच ब्लड और ये सब रहता है।
सो इंटरेस्ट बनता गया, और जब खुद करके देखा और खुद उसके अंदर आए तो बहुत अच्छा लगा. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई सीनियर कोलीग्स, जिन्होंने मुझे आज इस लेवल पे पहुंचाया है कि आज मैं अपनी सर्विसेज भी दे पा रहा हूँ और लोगों को भी ट्रेन कर पा रहा हूँ और अच्छे सेंटर्स भी चला पा रहे हैं. सो बस दिस इज़ द थिंग. राइट. मुझे पता है कि एक डेंटिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मेरा रिलेशन डेंटिस्ट से बहुत पुराना है. मेरा डेंटिस्ट रिलेशन क्लास 3rd से स्टार्ट हो गया था. जब मेरी फर्स्ट ट्रिप लगी थी डेंटिस्ट के पास. डेफिनेटली भी स्टोरी मैं सुनाऊंगा उस वाले सेक्शन में आके. बट उससे पहले सबसे कॉमन चीज़ों पे बात करते हैं. जैसे सबसे कॉमन और सबसे आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा मेरी इस बात से. जब हम शॉप पे जाते हैं किसी भी, तो हम कहते हैं भाई टूथब्रश देना. तो वो एक बड़ा सा डब्बा लाके, नॉर्मल जनरल स्टोर अगर होता है जो पहले छोटे शहरों में होते थे, वो लाके रख देता है एक बड़ा सा डब्बा और कहता है उसमें से छाट लो आपको कौन सा चाहिए. सुपरमार्केट में आप जाते हो, एक बहुत बड़ा सा सेक्शन होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलेंगे, क्रिस क्रॉस और पता नहीं कितने तरह के. तो हम देखते हैं हमें जो कलर अच्छा लगता है वो वाला ब्रश हम उठा के ले आते हैं. तो आपके अकॉर्डिंग एक इंसान को ब्रश सेलेक्ट करते वक्त कौन सा ब्रश लेना चाहिए? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. एक तो टूथब्रश हो गया और एक टूथपेस्ट हो गया, है ना. अच्छा, विल कम टू माउथ वॉश वगैरह वाली बातें. हाँ, बिल्कुल. लेकिन अगर आप टूथब्रश पे जाएं तो बेसिकली आप चाहे छोटा बच्चा है चाहे कोई एडल्ट है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट इस कैटेगरी से ऊपर का ब्रश कभी भी नहीं चूज करना है. मीडियम, हार्ड ब्रिसल्स, दे आर नॉट फॉर यू, राइट. दे आर जस्ट मार्केटेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट रीजंस. कोई डेंटिस्ट किसी को किसी चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करे तो अलग बात हो जाती है. बट एज ए नॉर्मल पर्सन आपको जाना है वहाँ पे सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ही ब्रश लेना है. वन थिंग. सेकेंडली, अब उसका कलर, उसका पैटर्न, उसका वो जो आगे से देखते होगे राउंड ब्रिसल्स हैं, कोई आपको ऊपर नीचे ब्रिसल्स दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ऑल दीज आर मार्केटिंग टूल्स, राइट. ब्रश ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे लोकल, जैसे आप कभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वहाँ डेंटल किट रहती है, राइट. तो दैट इज़ 1 टाइम यूज़ और 2 टाइम यूज़ मैक्सिमम जो टूथब्रश रहता है वहाँ पे. ऐसा आपको टूथब्रश भी नहीं सेलेक्ट करना है. एक अच्छी एवरेज क्वालिटी जो हो, मतलब कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, कोलगेट ले लीजिए, पेप्सोडेंट का ले लीजिए, कोई भी ओरल-बी का ले लीजिए, कोई से भी जो ब्रश आ रहे हैं आप ले सकते हो. और ऐसा ना हो कि अभी 10 दिन के अंदर ही वॉर्न आउट हो जा रहा है तो मतलब उसकी ब्रिसल्स क्वालिटी अच्छी नहीं है. और ज़्यादातर ये चीप ब्रशेज जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम. बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक ब्रश 6-6 महीने चलाते हैं, जिनके ब्रश की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है, बट फिर भी वो उससे ब्रश करते रहते हैं. सो कितने फ्रिक्वेंटली हमें चेंज करते रहना चाहिए ब्रश को? देखिए अगर आप ऐसे जाएंगे तो हमारे कंट्री के अंदर और भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 6 महीने वॉर्न आउट होने के बाद भी चला रहे हैं और उसके बाद उससे फिर वो नाड़े के अंदर वो भी डालेंगे, तो आपको वो लोग भी दिख जाएंगे. दे कैन नॉट पार्ट अवे विद द थिंग्स. बट नॉर्मली आपको ज़्यादातर जब आपको दिखे कि आपके जो ब्रिसल्स हैं वो मुड़ने लगे हैं ऊपर से, या आप देखेंगे कि उसमें गैप आने लगा है ना. कई बार तो कलर इंडिकेटर्स भी होते हैं किसी टूथ ब्रश के अंदर, फेड होते हैं. जब फेड होने लग जाता है, हाफ से थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है या इस तरीके से उसमें इंडिकेटेड होता है एक्चुअली, तब आपको वो चेंज कर लेना चाहिए. जब आपके ब्रिसल हल्का सा भी डी शेप हो रहे हैं और वॉर्न आउट से आपको खुद से लगने लगा है तो आप उसको हटा सकते हैं. बाकी इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आजकल का काफ़ी ट्रेंड में लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं. देखिए काम तो आपको ही करना है ना. ब्रश को हर जगह पैटर्न पे लेके जाना, सफाई ठीक से करना, टेक्निक ठीक से यूज़ करना तो सब कुछ आपको ही है. एक बार शॉर्ट में आप टेक्निक बता सकते हो क्या? देखिए हमेशा ब्रश को जब भी आप यूज़ करेंगे, ब्रश में अभी देखिए पहले क्या करते थे लोग दांतों को, जैसे अगर आप पुरानी एडवर्टीजमेंट्स भी देखेंगे उसके अंदर क्या करते हैं, ब्रश को ऐसे ऐसे करता हुआ दिखा रखा है, राइट. यू नो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग आपको ज़्यादा दिखाई हुई है, एंड दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द ब्रशिंग. तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो इनामल सरफेस होता है, दांत के ऊपर एक परत होती है, इसको हम इनामल बोलते हैं, वो घिस जाता है. ओके. है ना. तो उसको घिस जाने से सेंसिटिविटीज़ और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं. तो करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक इज लाइक अपसाइड डाउन. आपको अपना ब्रश होल्ड करना है एंड यू हैव टू ब्रश इन एन अपसाइड डाउन इन द फ्रंट टीथ, और पीछे वाले जो दांत रहेंगे उसमें आप राउंड एंड राउंड पैटर्न में करेंगे. Okay. थोड़ा सा एंगुलेशन, अगर आप गम्स भी रखेंगे तो गम्स की मसाज भी अच्छी होती है, गम्स की हेल्थ उससे अच्छी रहती है. बट सॉफ्ट लेना है आपको ब्रश. या और आपको इक्वल टाइम दांतों के अंदर की सफाई से भी रखना है. ज़्यादातर आप देखिए लोग बाहर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और अंदर बस हल्का सा घुमा के छोड़ देते हैं. नो, अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होती है. किसी भी डेंटिस्ट आप पूछेंगे तो किसी के भी मुंह में हम आजकल देखते हैं तो बाहर क्लीन ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर की तरफ से देखोगे तो बहुत कैलकुलस प्लाक वहाँ पे डिपॉजिटेड रहता है.
तो अंदर से भी आपको सेम पोजीशन, सेम फॉर्मेट में बाहर की तरफ करना और पीछे राउंडर अंदर करना, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। या जैसे बहुत सारे लोग को यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है कि अगर वो टीथ वाइटनिंग के लिए जा रहे हैं या स्केलिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, सो उसमें क्या होगा कि उनके दांत की जो एक ऊपर की इनामल जिसकी बात आपने की, अगर वो किसी तरह से प्रॉब्लम उसमें होती है, वो हट जाता है तो आपको सेंसिटिविटी फील होने लगती है। तो उन्हें ये रहता है कि अगर हम पॉलिश कराएंगे दांत पे या वाइटनिंग कराएंगे या स्केलिंग कराएंगे तो हमें सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्केलिंग कराने जाएंगे या टीथ पॉलिशिंग या टीथ क्लीनिंग कराएंगे तो उस वजह से आपकी सेंसिटिविटी हो जाएंगी। ये एक एसोसिएटेड, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है और एक एसोसिएटेड मिथ भी है। ये एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोग बहुत टाइम बाद अपनी डेंटल क्लीनिंग कराने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर आम भाषा में बात करूं, जो कैलकुलस को हम बोलेंगे टार जम जाता है ना, तो टार जम जाता है। अब वो क्या रहता है कि जब वो आप वहाँ से हटता है टार, तो दांत का जो सेंसिटिव पार्ट है, जैसे रूट्स का हो गया या फिर अगर गम्स रिसेशन हो चुका है, गम्स काफ़ी नीचे जा चुके हैं, तो दांत का सेंसिटिव पार्ट एक्सपोज्ड है, तो वहाँ पर जब ठंडा पानी वगैरह आपको लगेगा या पानी नॉर्मल लगेगा तो थोड़ा सा आपको सेंसिटिविटी फील होती है। बट अगर आप दांतों की सफाई नहीं कराते हैं, है ना, अगर आप नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती ही जाएगी और आपके गम्स रिसीड करते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और दांत सेंसिटिव होते जाएंगे, आपका बोन लॉस होता रहेगा और उसकी वजह से दांतों का हिलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो रिकमेंडेड, देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से जाते हैं तो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर एक बार आप स्केलिंग करा लो, है ना। पर नॉर्मली आप साल में एक बार जब रूटीन चेकअप कराते हो तो रूटीन चेकअप के टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे, अगर वहाँ पे कुछ कैलकुलस या स्टेन्स एक्युमुलेटेड हैं तो ही विल रिकमेंड यू द क्लीनिंग। और ऐसा नहीं है कि आपकी स्केलिंग से आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे, नहीं कराओगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे। राइट। जैसे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने भी सेम ये चीज़ बोली थी। आप बेसिकली जब डॉक्टर के पास जाते हो ये सारी चीज़ें लेके तो उन्हें पता रहता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, तो वो उसका आंसर भी उस टाइम पे सेम टाइम पे करते हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा भी नहीं, डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था 2 दिन तक सेंसिटिविटी थोड़ी सी रहेगी क्योंकि एक्सपोज्ड है भी आपके जो भी जहाँ से भी हमने कैलकुलस हटाया है, जो आपके दांत के पीछे वाला एरिया है वहाँ से कैलकुलस, बहुत सारे लोग का टेंडेंसी होती है कि वहाँ पे कैलकुलस बहुत ज़्यादा जमता है, तो वो जब हटाते हैं तो गम्स का भी आपको पोर्शन थोड़ा दिखेगा, थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है हल्की सी, बट वो सेम उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद से धीरे धीरे वो पेन भी फेड हो जाता है और 1-2 दिन में आप बैक टू नॉर्मल आओगे। बट वो दांत पूरा आपका फिर से जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और आपका दांत तो स्ट्रांग रहेगा, वीक नहीं होगा। जी सो राइट। बट अगर आप नहीं कराते हो तो देखिए डबल एज सोर्ड है ये, या तो वो 2-1 दिन की प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लें या फिर जो लॉन्ग टर्म में होने वाला नुकसान है वो देखिए। तो इट इज ऑलवेज गुड टू गेट टीथ क्लीन अगर आपको लगता है कि योर डेंटिस्ट रिकमेंड करता है। बिल्कुल। सो अपने टॉपिक पे आते हैं, टूथपेस्ट की बात भी हमें करनी है बीच में। टूथपेस्ट हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए जिससे कोई भी दांत से रिलेटेड इशू नहीं है, वो नॉर्मल फिट एक इंसान है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है सुबह उसे ब्रश करना है, तो उसे कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? तो जो टूथपेस्ट अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में या जहाँ पे भी आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या रहता है, 3 तरीके के टूथपेस्ट आपको मिलेंगे, नॉन फ्लोरिडेटेड, फ्लोरिडेटेड और जो हमारे टूथपेस्ट जो सेंसिटिविटी को टारगेट करते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना। तो ज़्यादातर 5% फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आपको यूज़ करनी चाहिए नॉर्मल एडल्ट। ये होता है क्या एग्जैक्टली? बेसिकली क्या होता है, एक फ्लोराइड जैसे आयंस रहते हैं उसके अंदर, तो जब हमारे दांतों में कुछ मिनरल लॉसेस वगैरह हो रहे हैं या कुछ डैमेजेस वगैरह हो रहे हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट, वैसे मैं बड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, इनेमल जो हमारा ऊपर की लेयर है उसके अंदर जो भी तो ये आयंस वगैरह उसको जाके रिपेयर करने का काम करता है। वहाँ जाके जो आपकी मिनरल लॉस हो रहा है वहाँ पे उसके डेवलपमेंट का ये वहाँ पे काम करता है, तो इसलिए एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और उसी से ही आप टूथब्रश करें। अब क्या होता है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर टेंडेंसी रहती है कि वो टूथपेस्ट को स्वेलो करने की कोशिश करते हैं, कई बार करते ही हैं स्वेलो, मतलब वो रिंस नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है बेसिकली कैसे 5 से 6 साल के बच्चे हो गए तो वो रिंस करने की कोशिश में उसको स्वेलो कर लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है, फ्लोराइड आयन ज़्यादा स्वेलो करने से थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, दांतों में स्टेनिंग हो सकती है, वाइट स्ट्रीक्स आ सकती हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो एक बड़ा ही इसमें रहता है कि बच्चों के लिए नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दें या फ्लोरिडेटेड दें। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की बात करें तो वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आपको बच्चों में भी फ्लोरिडेटेड रहना चाहिए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, जो टूथपेस्ट जो आप ब्रश पे लगाते हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन द पी साइज़। बहुत छोटी क्वांटिटी में आप उसको वहाँ पे यूज़ करिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बच्चा आप जानते हैं कि स्वेलो करता ही जाता है, तो आप नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करें उस केस के अंदर। ठीक है। और
अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी वाले उस बात के ऊपर। कोई ब्रांड रिकमेंडेशन आप देना चाहोगे? बच्चों में बहुत सारे हैं, बच्चों में एंड बच्चों में पेडिफ्लोर आता है, चीको के आते हैं, हर कंपनी के अपने बच्चों के टूथपेस्ट अपने आप के अवेलेबल अब आई थिंक कोलगेट वगैरह का भी आता है। कोलगेट, हाँ, ये सब चीज़ें अब अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर, अलग अलग टेस्ट के अंदर सब मार्केट में अवेलेबल हैं। अब आ जाइए आपके यहाँ पर जो नॉर्मल एडल्ट्स के लिए है। नॉर्मल एडल्ट्स में देखिए मैं वही बताऊंगा बार बार कि चारकोल है, नमक है, टूथपेस्ट में ये है वो है, ये सब चीज़ें सिर्फ एक मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, फैंसी चीज़ों है ना, ये सब फैंसी चीज़ें हैं। आप एक नॉर्मल कोई भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको ब्रशिंग टाइमिंग्स का इस्तेमाल, टाइम का जरूर ध्यान रखना, कब आप कर रहे हो, क्या पैटर्न है आपका। अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके में अगर आप यूज़ कर रहे हो या कोई में अगर आप ऐसे यूज़ करते हो। हाँ, वो थोड़ा सा आयुर्वेदिक कंटेंट ज़्यादा बताते हैं, ये अपना थोड़ा नॉर्मल रखते हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाइए सेंसिटिविटी के लिए। सेंसिटिविटी में ये रहता है कि बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, जैसे हो गया, हो गया और हो गया, ये चीज़ें तब रिकमेंड करते हैं डेंटिस्ट जब आपका इनेमल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, सेंसिटिविटी आपको उसकी वजह से डेवलप हो रही है। तो उस केसेस के अंदर अगर हम इन टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं और आप उनको यूज़ करते हो तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पर आपको ये सब ऐसे नहीं शुरू करना है जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टीजमेंट देख ली और उसमें बोला कि मैं पहले ये था वो था, मैंने ये यूज़ कर दिया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे नहीं होता। तो आपको ज़रूर ये अपने आप से नहीं चालू करनी ये सब चीज़ें। आप जाइए एक बार, एक कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर को, एंड ही फिर रिकमेंड्स यू, देन यू प्रोसीड विद दैट। बट बहुत सारे लोग को लगता है अगर मैं टाइप के जो भी टूथपेस्ट है, मैं ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ इस तरह के जो भी टूथपेस्ट आते हैं सेंसिटिविटी के लिए, अगर वो यूज़ करना शुरू करेंगे तो इन फ्यूचर उन्हें सेंसिटिविटी नहीं होगी, ऐसा नहीं, भी है? ऐसा नहीं है। देखिए ये चीज़ें जो मेडिकेटेड होती हैं ये कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए रिकमेंड की जाती हैं, एडवाइस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए सब चीज़ों को आपको आदत में लेकर आना है। आप चेकअप कराइए और अगर आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको इनको इस्तेमाल करना है। और अगर सेंसिटिविटी होने के भी ना बहुत सारे कारण हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इनेमल की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है। सेंसिटिविटी काफ़ी चीज़ों से हो सकती है, लाइक आपकी केरीज डेवलपमेंट हो गई है वहाँ पे, या आपके डेंटल पॉकेट्स होते हैं, जैसे गम्स और दांत के बीच में पॉकेट्स बन जाते हैं, वो सब चीज़ें हो गई हैं। फूड इनलार्जमेंट वगैरह, हाँ, तो उस वजह से भी हो सकती है। तो उसमें टूथपेस्ट का ज़्यादा रोल नहीं होता, वो आपको एक डेंटिस्ट ही आपको बेटर सोल्यूशन दे पाएगा। राइट। एंड एक मज़े की बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो टूथब्रश के टाइमिंग्स हैं वो क्या है, आप कब कब ब्रश करते हैं? मैं नॉर्मली जैसे ही सो के उठता हूँ मैं ब्रश करता हूँ। रात में मेरा रूटीन नहीं है क्योंकि मैं लेट नाइट काम करता हूँ, तो जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, तो मैं रात का नहीं करता हूँ। बेसिकली कभी कर पाते हो, कभी नहीं कर पाते हो, ना ही है। तो ये मान के चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, नहीं है ना। तो आप ये देखो कि इस थिंकिंग के अंदर काफ़ी जनता आ जाएगी, मतलब 2/3 ऑब्वियसली मान के बहुत आराम से। राइट। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपने सुबह ब्रश किया, उसके बाद आपने खाना खाया, ओके, तो वो खाना क्या है, जब अंदर मुंह में हमारे सलाइवा और मुंह में हमारे बैक्टीरिया भी है, तो ये डाइजेस्ट करता है खाने को। उसी टाइम से हमारा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम खाते हैं, मुंह के अंदर से ही। तो जो जैसे एसिड्स वगैरह बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एक खाने की एक लेयर बनती है जिसको हम प्लाक बोल देते हैं, तो हमारे दांतों पे चिपक जाती है सब जगह से। अगर आप रिंस भी नहीं कर रहे हो तो वो लेयर बढ़ती रहती है दोपहर के खाने तक। दोपहर को आपने उसमें और एडिशन कर दिया, रात को भी अगर आपने ब्रश नहीं किया तो इसके अंदर और एडिशन कर दिया, अब आप सो गए हैं। तो ना अगर आप वो 7-8 घंटे जो नींद में है, वो बेस्ट बैक्टीरिया की पार्टी टाइम है। वहाँ पे उस टाइम वो फुल अपनी मौज करते हैं और अच्छे से इनामल को आपके डिटेरिएट करते हैं। ओके, ठीक है ना। और फिर सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं, हम फिर से ब्रश करके फिर खाना खा लेते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट इन लॉजिक इन दैट। आपको क्या करना है, जो राइट तरीका है वो ये है कि आपको रात को ब्रश करके सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, आपको रात को ब्रश करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज आप रात को ब्रश करके सो रहे हो तो आपका मुंह बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल, है ना। आपने कुछ खाया पिया तो है नहीं रात को, बस सो रहे थे। तो सुबह उठ के आपको ब्रश नहीं कर लेना है फिर से। अच्छा, सुबह आपको सिर्फ, अगर आपको ये लगता है कि भाई अब इतने सालों से मैं 25-30 सालों से मैं सुबह ब्रश करता आया हूँ, मैं एकदम से सुबह ब्रश कैसे छोड़ दूँ? कई लोग को नहीं होता है कि यार तो पॉसिबल ही नहीं है। बेड टी वगैरह वो कहते हैं सब बेकार ब्रश चीजें पहले, कई लोग कहते हैं पहले तो अब पेस्ट करके ही कुछ खाएंगे, हाँ, है ना। राइट। तो ये पैटर्न है, एक्चुअली हमें इस पैटर्न को ही थोड़ा सा ठीक करना है। अभी आपने रात को ब्रश किया तो सुबह ऐसा कुछ आपका मुंह में है नहीं, बिल्कुल, जिसको आप साफ करने जा रहे हो। फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ के लिए आप
कोई भी माउथ वॉश जो आपके लोकल किराना शॉप वगैरह पे अवेलेबल रहता है, कोई भी हो, उसको भी थोड़ा डाइल्यूट करना चाहो तो कर लो, करके आप माउथ वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगेगी आपको। राइट। उसके 15-20-25 मिनट बाद सब कुछ खाइए, जो भी आपको खाना पीना करना है, अच्छा, सब कुछ breakfast कर करो लीजिए, पहले। सब कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, सब कुछ कर लो, बिल्कुल रेडी हो जाओ। जब अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए निकल रहे हो तो ब्रश शुड बी द लास्ट थिंग विच यू शुड Okay. डू, है ना। उस टाइम पे जब आपने ब्रश कर लिया तो नाउ योर माउथ इज कम्प्लीटली क्लीन। जब आप किसी से बात भी करोगे तो फ्रेशनेस भी आपको फील Right, रहेगी, right. है ना। तो अब आपके मुंह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बैक्टीरिया फर्मेंट करे या कुछ एसिड प्रोड्यूस करे, तो यू आर सेफ। फिर आप दोपहर का खाना खाने के बाद रिंस जरूर करें। दोपहर को आप कुछ भी खा रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला करें, सफाई करें। हो सके तो वही डाइल्यूटेड माउथ वॉश कर लें खाने के 15-20-25 मिनट बाद, अगर पॉसिबल है। आप कैरी कर सकते हो, आजकल तो बहुत पॉकेट साइज वाले भी आते हैं, है ना। और फिर रात को आपने ब्रश करके सोना है। तो नाउ यू सी द पैटर्न। अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हो, बैक्टीरिया के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा। सुबह नाश्ता किया आपने, उसके बाद आपने ब्रश कर लिया, आपने बैक्टीरिया के लिए कुछ नहीं छोड़ा। लंच और के बाद दोपहर के बाद आपने लंच जो किया उसके बाद आपने Mouthwash. माउथ वॉश थोड़ा किया ही है, तो माउथ वॉश एक इट्स एन सप्लीमेंट। इट विल Okay. एक्ट एज अ सप्लीमेंट टू योर क्लीनिंग, टूथ ब्रशिंग। तो आपका माउथ बिल्कुल क्लीन रहेगा। And the cleaner it is, less are the chances for development caries, cavities. तो माउथ वॉश में भी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है तो आपको माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। जी, तो जो डॉक्टर्स माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती हैं, जैसे किसी को पेरिडोंटाइटिस है, किसी को ऐसी गम इन्फ्लामेशंस हैं, तो उनके लिए जो माउथ वॉश, या किसी ने कोई सर्जरीज करी हैं, सर्जरीज में भी आजकल माउथ Betadine वॉश, हाँ, वगैरह। आफ्टर सर्जरी माउथ वॉशेज भी यूज़ होते हैं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं। उनके बिल्कुल। अंदर क्लोरहेक्स नाम का एक इंग्रेडिएंट रहता है, उसकी कंसनट्रेशंस अलग अलग रहती हैं। तो जो मेडिकेटेड हैं वो आपको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए। बाकी जो आपके लोकल किराना स्टोर से मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी डाइल्यूटेड वंस, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अल्कोहल बेस्ड आल्सो। Okay. सो अगला जो टॉपिक है उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। सो मैं काफ़ी छोटा था, 3rd क्लास में आई थिंक था। तो मैं किसी पार्टी में गया हुआ था और मैं वहाँ पे कुछ रसगुल्ला या कुछ ऐसा कुछ था, मैं खा रहा था वहाँ पे। खाते खाते मेरे दांत में बहुत तेज़ से शूटिंग पेन हुआ। अब मुझे उस टाइम, उससे पहले मुझे कोई दांत का दर्द कभी नहीं हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हो क्या गया? क्योंकि वो सर से पूरा आपका ये साइड पूरा बहुत ज़्यादा झंझनाहट। झंझनाहट होती है और बहुत बुरा पेन था। जी। मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने दांत को पकड़ के कोई मुझे खींच रहा है दांत खींच को। रहा है। तो उस टाइम पे जब ये फीलिंग आई तो मैं रोते रोते गया अपने मम्मी पापा के पास कि यार ये क्या हो रहा है। तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि हो सकता है दांत का दर्द हो रहा हो, क्योंकि उस एज में होता भी है। दूध के दांत जिसे लोग बोलते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कीड़े वगैरह लगने की या कैविटी की, वो बात करेंगे भी बाद में। सो फिर मैं वहाँ पे गया और घर पे जैसे जाता हूँ तो घर पे भी वही पेन किलर वगैरह दे दिया गया, खाया, सही हो गया तुरंत। फिर सुबह में सेम वही प्रॉब्लम, जैसे ही पेन किलर का जो भी असर होता है ख़त्म हुआ, सेम पेन अगेन शुरू हो गया। सो मैंने टॉर्च जला के अपने मुंह के अंदर देखा तो मुझे ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखा। अब मुझे लगा कि वो कुछ फंसा हुआ है। तो मैंने गलती क्या की, मैंने उठाया सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन से वहाँ पे स्क्रैच करने की कोशिश की। अब वो मेरा गम्स जो थे एक्सपोज्ड थे, तो वो गम्स पे जाके सीधे लगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मेरा पूरा गाल ऐसे स्वेलिंग हो गई बड़ी सी। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये कैविटी है और बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांस नहीं थी टेक्नोलॉजी, और डॉक्टर ने कहा कि 4-5 सिटिंग्स लगेंगी, पहले कच्चा करेंगे, पहले क्लीन करेंगे, फिर छोड़ेंगे, क्लीन करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर कच्चा करेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लास्ट में उसको उसके ऊपर लगा के उसे सील करते हैं। सो ये प्रोसेस उस टाइम पे हुआ था। अभी काफ़ी चेंज हो गया, अभी जैसे मैंने कराया था तो आई थिंक 1 डे का प्रोसेस होता है, मैक्सिमम 2 डेज, बट एक सेटिंग में ही वो कर देते हैं। और सेम आपके दांतों के कलर का। सो कैविटी के बारे में आप बताना चाहोगे क्यों होती है कैविटी, और अगर कैविटी होती है तो आपको क्या सबसे पहला एक्शन क्या लेना चाहिए और कैविटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये मेन 3 क्वेश्चंस है जो मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपकी स्टोरी थी। तो आपने मीठा खाया तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ना, राइट? तो क्या होता है कि जब भी हम कोई स्वीट चीज़ें खाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोलास पीते हैं, जूसेस पीते हैं, ये सब ना, ये तो जब भी हम स्वीट खाते हैं तो क्या है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, राइट? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे ही आप इसको, मैंने जैसे बताया कि जैसे ही आप कुछ खाते हो तो डाइजेशन प्रोसेस आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम्स रहते हैं और ये सब है, डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब ये मुंह के अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है। हाँ, तो ये जब डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारी,
तो जब बैक्टीरिया इनको डाइजेशन करता है, कुछ ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज वगैरह रहते हैं, बड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसके अंदर उससे डाइजेशन होती है, तो लास्ट में एक बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, एसिड प्रोड्यूस होते हैं। राइट। तो जो एसिड होता है ये जितनी क्वांटिटी में बनता है वो डिपेंड करता है कि आप कब वो मील ले रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली ले रहे हो। अब ज़्यादा एसिड्स अगर प्रोड्यूस रहेंगे तो ये क्या करते हैं, जो आपके दांत की ऊपर की परत है, इनेमल है ना, उसको गलाती है, और इसके नीचे होती है डेंटिन, उसको भी जल्दी जल्दी मेल्ट करती है, मतलब इरोजन होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इनेमल की वो ख़त्म होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो अंदर नर्व्स हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कोई इतनी मोटी चीज़ थी और जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी और बिल्कुल पतली रह गई है, तो आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो सेंसिटिविटी आपकी डेवलपमेंट होएगी। सेंसिटिविटी होगी क्योंकि नीचे तो नर्व्स हैं सारी, वो सेंस कर पा रही हैं उस खाने को, उस चीज़ को, तो उस वजह से वो पेन आपका वहाँ पे स्टार्ट होता है। एक तो चीज़ आपकी ये हो गई कि जब भी आप ये, अच्छा मान लीजिए आप रोज़ लोग क्या करते हैं, स्वीट्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आजकल तो सब कुछ इतना बेकरी आइटम, प्रोसेस चीज़ें हैं, आप मेयोनीज खा रहे हैं, स्टिकी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज़ आजकल इतनी मिलती हैं, बच्चे इतनी ज़्यादा खाते हैं। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता रहता है, उसको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता रहता है। बैक्टीरिया का खाना है, मीठी चीज़ें, हाँ, बेसिकली प्रोड्यूस होता रहता है एज ए बाई प्रोडक्ट, और वो उसको एनामल को डिट्यूरेट करता रहता है। एंड वहाँ पर जो उस टाइम पे बैड बैक्टीरिया है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये बैड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है, वो ग्रो करता है। उसको तो ये बेसिकली एक ब्रीडिंग जगह मिल जाती है, मैनिपुलेट अपने आप को मल्टीप्लाई करने की, है ना, ग्रोथ करने की। तो जितना ज़्यादा वो ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा वो आपके इनेमल को डिट्यूरेट करता जाएगा, ख़राब करता जाएगा, सड़ाता जाएगा बेसिकली। तो वो जो काली काली चीज़ आपको नज़र आ रही थी वो यही था। ओके। है ना, वहाँ कुछ एक बैक्टीरियल स्पीशीज़ रहती हैं आपकी, स्टेफाइलोकोकस, इसकी फैमिली की काफ़ी सारी म्यूटेंट्स है, विरिडेंस है, ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और ये बेसिकली आपके एनामल स्ट्रक्चर को ख़राब करके आपको वो अपीयरेंस देती हैं। अगर आप इस टाइम पर भी अपने डेंटिस्ट के पास नहीं गए, आपने सोचा सेंसोडाइन स्टार्ट कर देता हूँ, वी शुड नॉट टेक एनी ब्रांड नेम, बट लेकिन आपने सोचा स्टार्ट कर देते कुछ ऐसी हार्ड ब्रशिंग या ऐसी कोई चीज़ करते हैं कि वो ना जाना पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आपकी हैबिट्स तो चेंज नहीं हुई, आपने और प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी उसकी, और दूसरी तरफ से तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी अंदर, बढ़ते बढ़ते वो डेंटिन को भी मेल्ट अवे कर देगी। और सीधा क्या होता है, दांत की 3 लेयर्स रहती हैं। ऊपर हो गया इनेमल, जो सबसे हार्डेस्ट है, वो आपको सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है दांत को। उसके नीचे एक सॉफ्ट लेयर रहती है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट लेयर रहती है, उसको हम डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन के बाद फिर नीचे आता है पल्प, जहाँ पे सारी नर्व्स और ब्लड सप्लाई, बट वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है पल्प, या ऑब्वियसली बिकॉज नर्व्स हैं बेसिकली, है ना, तो वो नर्व्स ही तो कनेक्शन कर रही हैं आपकी मेन नर्व्स के साथ, आपकी मेन ब्लड सप्लाई के साथ, है ना, तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो क्या रहता है कि वो जो बैक्टीरिया है आपका, वो बैक्टीरिया वहाँ से सीधा नर्व पे एंटर कर गया, तो आपको बहुत इमेंस पेन रहेगा। अब इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं, आप कैटेगराइज कर सकते हो, एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है। कई बार एक्यूट होता है तो बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट बताता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। कई बार क्रोनिक कंडीशन होती है, पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का हल्का बना रहता है, तो आजकल ओवर द काउंटर सेल होती है मेडिसिन की, आप जानते हैं इंडिया के अंदर, आप जाइए, आप पूछिए दांत में दर्द है, वो आपको 2 दवाइयाँ अपने आप से दे देगा, और आपको भी लगेगा कि अरे डॉक्टर का खर्चे तो यही अच्छा, एक एंटीबायोटिक होगी एक एंटीबायोटिक होगी, और उसकी वजह से इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है मेडिसिन की, है ना। तो बट लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है मेडिसिन। अगर डेंटल प्रॉब्लम्स अगर सिर्फ मेडिसिन से क्योर होती थी तो फिजिशियन वुड हैव प्रिस्क्राइब्ड इट ना, राइट। तो डेंटिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी कभी भी। तो ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ वहाँ पे चेक करा के उसको वहीं पे उसका ट्रीटमेंट लेके उसका सोल्यूशन करना। अब पहले चले आ रहे हो डॉक्टर के पास, रूटीन विजिट्स करते हो, और आप पहले दिखा लेते हो जब आपने वो ब्लैक ऑब्जर्व किया था, राइट। तो वहाँ पे सिंपल भाषा में बताऊँ तो मसाला जैसे भर देते हैं, लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, वैसे हम उसको रेस्टोरेशंस, फिलिंग्स वगैरह कहते हैं, अलग अलग आजकल मटेरियल की आती हैं, तो वो कर देंगे तो सेफ एंड साउंड। अब वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई वहाँ पे। थोड़ा लेट जाओगे तो हो सकता है पेन बहुत ज़्यादा लेकर जाओ, और आपको वहाँ पे फिर रूट कैनाल जैसा एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड एक लेंथी ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। आजकल जैसे आपने बताया, आजकल सिंगल सेटिंग में हो जाता है, टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड, तो बट लेकिन है तो सही, आपको कराना तो पड़ेगा वो एक्चुअली, है ना। फिर उस पर कैपिंग वगैरह भी आपको करानी पड़ेगी। अभी कुछ लोग तब भी नहीं जाते हैं, और जैसे मैंने बताया क्रोनिक कंडीशंस हैं, पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो उनका दांत ही टूट जाता है थोड़े टाइम बाद। जो केरीज अगर इतना ज़्यादा फैल गई अंदर तो दांत ही टूट जाता है, रूट्स अंदर ही रह जाती हैं, रूट्स अंदर रह जाती हैं, कई बार वो इन्फेक्शन करती हैं। अगर वो इन्फेक्शन नहीं भी करती हैं तो आपका खाना चबाने की एफिशिएंसी भी कम हो ही जाती है एक्चुअली। अब आपका नीचे दांत नहीं है तो ऊपर वाला भी वेस्ट ही है, 2 दांत मिलाते हो तो खाना खाते हो आप, बिल्कुल, तो फूड च्यूइंग एफिशिएंसी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम लिंक्ड है एक्चुअली।
आई थिंक जितने भी मेजर आपको इश्यूज होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो स्टार्ट आपके ओरल से ही होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और डाइजेशन सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप खाना ढंग से चबा नहीं रहे हैं। क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस आपके मुंह से स्टार्ट होता है, सलाइवा उसमें मिक्स होता है, आप ग्राइंड करते हो खाने को, फिर भेजते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, फिर सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक अगर आपका ओरल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे और इश्यूज को। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसी पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे अब बहुत लोगों के दांत मुंह में नहीं रहते हैं, राइट, जो ज़्यादातर एल्डरली लोगों का होता है ना। डेंचर भी नहीं लगाते, वो डेंचर लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं। और तो उसने वो खाना जब खाते हैं तो देखिए बहुत हार्ड खाना तो वैसे भी नहीं खा सकते। वो सॉफ्ट, जो ज़्यादा दांत ही नहीं है, इनके दांत ही हिल रहे हैं या डेंचर ही पहन रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल खाना जैसे आप फ्रूट्स वगैरह, आप ऐसे नट्स वगैरह सब लेते हो, वो सब नहीं ले पाते हैं। बहुत ही लिक्विड टाइप का या सेमी सॉलिड टाइप की डाइट्स तो मैक्सिमम लेते हैं, या दाल में रोटी गला कर इस तरीके से खाना खाते हैं। और वो भी डेंचर्स वगैरह से, और जिनके दांत बहुत कम है वो भी अच्छे से नहीं चबा पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना, देखो जो चीज़ मुंह से स्टार्ट होनी चाहिए थी वो आप सारी की सारी जाके पेट में हो रही है। ओके, जो खाना आपका मुंह से स्टार्ट हो जाना चाहिए था चबाना, डाइजेशन यहाँ पे हो जानी चाहिए थी, जो सलाइवा के साथ मिक्स होके चब के, देखिए चबाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाना चबाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चबा के जो आदमी खा रहा है उसको गट प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं ज़्यादा, और जो निगलता है सिर्फ, तो वहाँ जाके वो सारा काम पेट करता है और उसके अंदर का एसिड करता है, तो वहाँ से गट प्रॉब्लम्स काफ़ी स्टार्ट होती हैं। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांतों का रहना, बचना, और अर्ली केयर, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपका टच करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बैक्टीरियाज के नाम बताया, बैड बैक्टीरिया वगैरह, आपको पता होगा कि अभी आपके यूट्यूबर्स ने भी इस पे वीडियोस बनाए हैं, कुछ एक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और थैंकफुली अब लोगों में अवेयरनेस भी आने लगी है। ये चीज़ अच्छी है, राइट। देखिए अभी क्या अवेयरनेस आ रही है लोगों में। अब आप देखो रिसेंट पास्ट में आप देख रहे हैं कि 30 साल के यंग लड़के, 35 ईयर ओल्ड यंग, बिल्कुल हाँ, क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक हो रहा है, और कहीं पे ट्रैवल करते हार्ट अटैक हो रहा है। अभी एंजॉय कर रहे हैं। रीजन क्या है? नहीं, इसका रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। जिम में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिम में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना। तो अभी एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अभी एक रिसर्च करी थी, उसके अंदर उन्होंने ये पाया कि अभी कुछ रिसेंट जो बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, उन्होंने थोड़े से जैसे वो करते हैं ना, जैसे आपके लैब्स के अंदर स्टडी करते हैं और सबके जो क्लॉट्स बन जाते हैं हार्ट के अंदर, राइट। तो उन्होंने उनको स्टडी किया है। तो उन्होंने ये पाया कि 100 से 125 लोगों का सैंपल लिया था उन्होंने। तो उसके अंदर उन्होंने जब स्टडी किया तो जो 125 लोगों की डेथ हुई थी, उनके क्लॉट के अंदर 78% लोगों में, 70 to 80% लोगों के अंदर दांतों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया मिला। अब सुनो, आपका वो जो दांत के अंदर बैक्टीरिया था, स्टेफिलोकोकस म्यूटेंस, जो मैंने बताया आपको, एस विरिडेंस, तो ये बैक्टीरिया जो दांतों में था, ये उनके क्लॉट में मिला, जो हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो रही है। तो देयर इज ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है एक्चुअली, है ना। और शॉकिंग आम पब्लिक के लिए ज़्यादा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि नॉलेज पहले से है नहीं कि ये एंडोकार्डाइटिस नाम की चीज़ है। बहुत टाइम से हम लोग पढ़ते भी आए हैं, पढ़ाते भी आए हैं कि जो ये बैक्टीरिया है, ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये आपकी जो बैड ओरल हेल्थ है, जहाँ पे आप अपने दांतों का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस बैक्टीरिया की, ये बिलियंस में आपके कॉलोनीज बना लेते हैं दांतों में, और ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया रहते हैं। जब भी इनको चांस मिलता है, दे कैन कॉज हार्म टू यू एनी टाइम, है ना। तो ये डेंटल प्रॉब्लम आर अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। सड़न हो रही है, अब जैसे ही ये सड़न, मैंने जैसे बताया, वो गड्ढा करके आपके इनेमल से डेंटिन और डेंटिन से पल्प में जा रहा है, ये सीधा का सीधा ये सारा कनेक्शन उस बैक्टीरिया को मिल रहा है आपके नर्व्स और ब्लड सप्लाई में जाने का, ब्लड में जाने का, और वहाँ से सीधा आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गया, ये सब जैसे बड़े किडनीज और ये सब, इन सब में वो ट्रैवल कर रहा है, और वहाँ जाके बहुत लंबी सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद, एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द क्लॉट्स, एंड देन दे प्रेजेंट देयर। तो बेसिकली मैं इसकी भी डिटेल में जा सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि ये तो मतलब सुनने वालों के लिए ज़्यादा टेक्निकल ना हो जाए, बट लेकिन अगर आप जाएंगे पॉडकास्ट कर सकते हैं, या बहुत ज़रूरी है, और जाके लोगों को ये अवेयरनेस मिले। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ इवेंट्स है, मतलब एक आम आदमी बड़े आराम से समझ सकता है कि ये होता कैसे एक्चुअली। क्योंकि अगर आप किसी भी लेमैन को बोलोगे ना कि उसके दांतों में कीड़ा था तो हार्ट अटैक हो गया, वो रिलेट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, ही विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। सो बट yes, things are related, and thankfully Western countries and अब हमारे इंडिया में भी research have started,
एंड अब जल्दी ही अवेयरनेस होगी लोगों को। अगर बात करें इनकी कॉस्ट की, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे और कैविटी वगैरह के लिए अगर अपना नॉर्मल फिलिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत मोटी रकम, बहुत ज़्यादा पैसे उन्हें खर्च करने पड़ेंगे। बट आई नो कि इसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती। इवन अगर आप डिले करोगे तो जो इससे प्रॉब्लम्स होना शुरू होगी, इम्प्लांट्स, आरसीटी, जो भी खर्चे होंगे बाद में बहुत बड़े खर्चे होंगे, into 50 कर दो आप। There is a very good saying about it. Dentistry is not costly, but your negligence is costly. Right. स्टार्टिंग में जो काम सिर्फ एक मसाला भर के या सिंपल फिलिंग करके हो सकता था, अब आपको वो एक डेंटल इम्प्लांट करा के या उसी तरीके का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करा के करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल गेट कॉस्टली एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। बहुत सारे लोग को, जैसे मुझे शुरू में डर लगता था कि बहुत पेनफुल होता है ये प्रोसेस, बट आई थिंक फिलिंग इतना पेनफुल नहीं है। थोड़ा सा फिलिंग पेनफुल नहीं होता। फिलिंग में तो क्या है, आप इनेमल के अंदर अगर आप मान लीजिए ज़्यादा थोड़ी बहुत, यू आर राइट, बेसिकली जब पेन होता है तो ये आदमी डॉक्टर के पास जाता है। बिल्कुल। देखिए, और ऑब्वियसली अभी इतनी अवेयरनेस नहीं हो गई है कि वन फाइन मॉर्निंग दैट यू विल wake up and you'll say that चलो आज मैं डेंटल चेकअप करा के आता हूँ। This never happens. अभी नहीं हो रहा है थोड़ा एक्चुअली, बट होना चाहिए। साल में एक बार आपको अपना डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। जैसे अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हो आप साल में एक बार, तो एक बार डेंटल चेकअप भी करा के देखो। और आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, इंट्राओरल कैमराज हैं और आज कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इतना आजकल स्क्रीन्स लगा के रखते हैं हम लोग क्लिनिक्स पे, एक्सरे भी होता है, सब कुछ है आजकल, डिजिटल एक्सरेज हैं और सीटी स्कैन्स आर देयर इन द डेंटल ऑफिसेज इटसेल्फ, है ना। तो अब आप यहाँ पर जब जाते हो तो प्रॉब्लम आपको दिखती है। पहले का टाइम होता था कभी कि आप सोचता था आदमी कि यार मैं जाऊंगा ना डेंटिस्ट के बाद, कुछ ना कुछ तो निकाल ही देगा। तो अब आपको खुद आप देखते हो, डॉक्टर खुद दिखाता है कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है तो बताओ सॉल्यूशन है। हाँ, आपको भी डिफरेंस समझ में आता है कि हाँ ये दांत साफ है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी फिलिंग करा लेता हूं, इसमें कैविटी दिख रही है, अंदर तक रूट में उसके प्रॉब्लम दिख रही है। उस टाइम पे आपको वो कराना चाहिए। बिल्कुल। उसको अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अभी तो पेन नहीं हो रहा ना, फिर देखेंगे। जो फिर देखने वाला सिस्टम है ना, वो महंगा पड़ जाता है। राइट। इसी से अगला टॉपिक कनेक्ट हो जाता है, आरसीटी। जब इसकी कंडीशन खराब होती है, अगर हमने इग्नोर किया, कैविटीज़ को नहीं देखा कि मुझे कैविटी हो रही है, और एक टाइम ऐसा आता है जब थोड़ा सा दांत आपका टूटना शुरू हो जाता है। हाँ। लास्ट वाले दांत में अगर होता है तो उसमें जैसे 4 पार्ट्स होते हैं, तो एक उसका पार्ट, उसकी एक कलेट टूट गई, बाकी 3 बची। आप खाना खा रहे हो तो इतनी शार्प कभी कभी हो जाती है कि चुभती है आपके गालों पे, छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, खाना उसमें फंसता है। तो कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के पास बॉडी ऑलवेज गिव्स यू द साइन। ऐसा नहीं होता कि आपको पता ही ना चले। देखो, बताया ना कि सबसे पहले तो आपको ठंडा सेंसिटिविटी से ही आपको इशू स्टार्ट हो गया। राइट। तो दैट इज द साइन व्हिच योर बॉडी इज गिविंग। नाउ यू वेक अप एंड गो टू द डॉक्टर, है ना। जस्ट डोंट कीप डूइंग द थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग। तो अगर आप उस टाइम पे भी नहीं जाते हो तो आपको फिर पेन होता है एक तो। अब पेन होने पे तो आपको जाना ही चाहिए। अगर आप उस टाइम पे पेन किलर्स ले लेके काम चलाओ, आप इतने व्यस्त हो, इतने हो के टाइम ही नहीं है अपने लिए, तो फिर वो चीज़ आगे बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो रूट कैनाल पे आएगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है कभी कभी ये। तो अगर आप रूट कैनाल करा रहे हो या फिर नहीं करा रहे हो, बड़ी गलती आपकी थी, आपने कैविटी वाले टाइम पे नहीं की, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ी। इसलिए आपको ट्रीटमेंट रूट कैनाल का कराना 3x हो जाता है आई थिंक कॉस्ट। यस। और आप ये देखिए, अगर आपने रूट कैनाल भी नहीं कराया, जैसे मैंने पहले बताया, आपका वो दांत टूटेगा, इम्प्लांट टूटेगा, तो आप वहाँ पे इम्प्लांट कराएंगे। अब चाहिए इम्प्लांट नहीं कराते हो आप, तो इम्प्लांट नहीं कराओगे तो आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी। अभी आरसीटी का एक बार पूरा डिस्कस करते हैं। इम्प्लांट में मुझे आपको बहुत डिटेल में मुझे पूछना है इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी आरसीटी की पहले बात कर लेते हैं, फिर इम्प्लांट वाला टच करेंगे, क्योंकि आरसीटी छूटे ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक मेरी भी हो रखी है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ इस टॉपिक के लिए। और इसमें एक तो ये चीज़ होती है कि आरसीटी के लिए आप जाते हो तो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स होती हैं। इसमें कैविटी की तरह नहीं है कि आप गए फिलिंग के लिए एक सेटिंग में हो गई। इसमें पहले आपके कई बार वो दांत में मशीन्स वगैरह लगाते हैं, एक्सरे करते हैं, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद से उसके पल्प वगैरह क्लीन करते हैं, डेड करते हैं बेसिकली वहाँ के पूरी सेल्स को। कि अगर आपको फ्यूचर में जब वो दोनों दांतों के बीच में जो आपका जो खाली जगह, जो पॉकेट है या जहाँ पे दांत नहीं है आपका, जब आरसीटी करेंगे तो रूट को डेड करके फिर उसके ऊपर से फिलिंग करेंगे और ब्लॉक करके फिर उस पर क्राउन लगाते हैं बेसिकली। मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं पता है प्रोसेस, आप डेंटिस्ट हो, आप ज्यादा सही बता पाओगे। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ऑडियंस को बता दो कि क्या होता है पूरा प्रोसेस। देखिए, पूरा प्रोसेस यही है कि आप जब तक जो केरीज है, आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग गया है ना, तो जो केरीज या कीड़ा जो भी कहिए, वो जब तक आपके ऊपरी सतह में है तब तक तो वो मसाला भर के ओके हो जाएगा, है ना।
पर अगर वो केरीज कैविटी आपकी नर्व्स तक पहुंच गई है, जो आपको दिखेगा एक्सरे के अंदर आपको कि नर्व्स की शैडो दिखती है, क्लियर कट है ना, आपको दिखेगा वो केरीज का पार्ट आपकी नर्व्स पे टच होता हुआ। तो जब वो पार्ट आपकी नर्व से पहुंच गया है तो वहाँ फिलिंग से काम नहीं चल सकता। आप नर्व्स के ऊपर फिलिंग नहीं कर सकते हो, है ना, कोई लाइव चीज़ के ऊपर आप कोई चीज़ भर दोगे तो और पेन होगा उसके ऊपर। तो आपको क्या करना होता है कि आपको वो पूरी की पूरी नर्व्स क्लीन करनी होती है वहाँ से। बेसिकली आपको वो नर्व्स को हटा देना होता है वहाँ से, जो दांत की हैं। उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल फिलिंग हो जाती है रूट्स तक, रूट्स के एंड तक। तो ये प्रोसीजर है। अब इसके अंदर क्या है, पहले टाइम में 3-3, 4-4, 5-5 सिटिंग लग जाती थी। राइट। आजकल ये सिंगल सिटिंग में होता है, थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। जो पूरी आरसीटी सिंगल सिटिंग में आरसीटी हो जाती है। डिपेंड्स कि हाउ क्वालिफाइड ए डॉक्टर इज, और कुछ लोग फटाफट भी कर लेते हैं, बहुत कम टाइम लगाते हैं, और बट लेकिन इसकी भी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि हर दांत को आप सिंगल सिटिंग में कर दो, या ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशंस रहती हैं जो कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो एग्जामिन करते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट है वो उस हिसाब से आपको देते हैं। तो आरसीटी में आपने बिल्कुल सही बोला है, हम पूरी नसों की सफाई कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और आर्टिफिशियल मटेरियल दांत के टॉप से लेके एंड तक वो आर्टिफिशियल मटेरियल रहता है। अब दांत में सेंसिटिविटी नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पे आपने उनकी नसें वगैरह हटा दी हैं सारी, राइट। है ना। तो दांत के अंदर से जो सेंसेशंस आती थी वो वहाँ से नहीं आएंगी। अब क्योंकि आरसीटी के बाद दांत थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी ब्लड सप्लाई और ये सब तो हटा ही दी, जो अपनी आर्टिफिशियल चीज़ भर दी उसके अंदर, तो वो आपका फंक्शन करेगा नॉर्मल दांत के लिए, बट इट इज़ बेसिकली वहाँ पे उसकी अपनी कोई नर्व सप्लाई नहीं है, तो वो थोड़ा ब्रिटल रहता है वहाँ पे। तो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आप उसके ऊपर एक कैप लगा देते हो। बेसिकली इट सर्व्स लाइक एन हेलमेट, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स आ गया कभी, या कोई खाने के बीच में बाई चांस कुछ ऐसी हार्ड चीज़ आ गई, तो क्या होता है, टेंडेंसी रहती है उस दांत के टूट जाने की। बट अगर वहाँ पे कैप रहेगा तो वो कैप एक स्ट्रेंथ देती है दांत को, तो वो उस लोड को बेयर करती है, और दांत के ऐसे टूट जाने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो कैप कई बार लोग नहीं लगवाते हैं, और बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा जाता है कि वो फिर दांत तोड़ लेते हैं, टूट जाता है, नोइंगली अननोइंगली वो टूट जाता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड गो फॉर अ गुड कैप। और कैप भी आजकल बहुत बहुत अलग तरीके की हैं, और उस पर ही उसकी कॉस्ट भी मैटर करती है। कौन सी लैब से आप बनवा रहे हो, कितना ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बनवा रहे हो, उस सब पे मैटर करती है। हम ज़्यादा कॉस्ट में नहीं जाएंगे बिकॉज ये वेरी करता है हर जगह पे। इसलिए मैं कॉस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टियर 1 में अलग है, टियर 2 में अलग है, इवन आपके डॉक्टर्स का भी अलग अलग रहता है, बहुत एक्सपीरियंस कौन सी टेक्नोलॉजी से बना रहे हो, क्या सिरामिक है, क्या है, उसमें मल्टीपल तरह की चीजें आती हैं। बट बेसिकली एक आम आदमी के जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक रूट कैनाल करा रहे हो, तो अगर आप एक कैप इज ऑलवेज रिकमेंडेड, आप करवाएं तो जरूरी है। अब देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि इतने सालों से चल रहा है मेरा दांत, तो कभी टूटा ही नहीं। तो एक आदमी के साथ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं होगा। ये वही बात है कि मतलब मैं तो बिना हेलमेट लगाए चलता हूँ, मेरा तो कभी एक्सीडेंट होता नहीं, राइट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ चांस, लाइक। तो फिर इट इज ऑलवेज गुड दैट यू गो फॉर कैप। और क्राउन की ऑलमोस्ट एज कितनी होती होगी? क्राउन की ऐसे एज का कोई वो नहीं होता है। आप ये देखिए, कुछ लैब्स, कुछ डॉक्टर्स वारंटीज देते हैं कि ये कैप इतने लंबे टाइम तक चल जाएगी। 5, 10, 12। हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है आपने कौन सी कॉस्ट या कौन सी लैब से करवाया है। और ऐसे देखिए, मेडिकल साइंस में यू डोंट गेट द गारंटीज ऑफ एनी ट्रीटमेंट, राइट। यू नो, वी आर जस्ट डॉक्टर्स, वी आर नॉट गॉड्स। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये जाओ, ये मैंने कर दिया, एक गारंटी है। आफ्टर केयर आप कैसे कर रहे हो, कैसे उसके साथ चीजें कर रहे हो? आपका दांत इसलिए टूटा क्योंकि आपने भगवान की बनाई चीज का ध्यान नहीं रखा तो आप एक डॉक्टर के जो काम किया उस पर आप गारंटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आप ध्यान रखिए चीज का, दांतों की सफाई रखिए, सब बढ़िया रहता है। ओके, सो इम्प्लांट्स की तरफ आ जाते हैं। हाँ जी। इम्प्लांट्स के बारे में मुझे शुरू से आप बताओ, इम्प्लांट्स क्या है, कब ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को कराना है तो उसमें क्या एज रिस्ट्रिक्शन होती हैं, नहीं होती हैं, एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, और इसका कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, पूरी लाइफ चलता है, या 20 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी है पूरा डिटेल में इसके बारे में एक बार आप सबसे पहले देखिए, जो डेंटल इम्प्लांट है ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल टूथ रूट है, एक जड़ है ये दांत की, जो एक आर्टिफिशियल तरीके की है, उस टाइटेनियम से बनती है। तो इसको आपने जॉ के अंदर आपने प्लेस कर दिया, ड्रिलिंग होती है, और आपने वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। तो जो ये आर्टिफिशियल रूट है, इम्प्लांट है,
ये कुछ टाइम में हड्डी का पार्ट बन जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑसियो इंटीग्रेशन। तो ये हड्डी के अंदर बिल्कुल जैसे जम जाता है। मटेरियल क्या होता है ये? टाइटेनियम। ओके, ठीक है, मेटल ही है ये। हाँ, तो वहाँ पे हड्डी का पार्ट बन जाता है। जब ये हड्डी का पार्ट आपका बन गया है तो आप इसके ऊपर दांत लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, स्क्रू कर सकते हो, सीमेंट कर सकते हो, व्हाटएवर। तो ये दांत की एफिशिएंसी, क्योंकि अब एक फिक्स है, हिलेगा नहीं, है ना, तो इसकी च्यूइंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। ओके। पहले के टाइम में हम ब्रिज दिया करते थे, या फिर वो जो निकालने डालने वाला होता है आरपीडी, वो सब चीज़ें दिया करते थे, तो वो इनकी च्यूइंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी। बट और इम्प्लांट्स आर द हाईएस्ट मोस्ट, मतलब ये आजकल मोस्ट प्रेफर्ड ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिनके दांत नहीं है। किन्हीं के मुंह में, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो मुंह में दांत होते ही नहीं है, जैसे डेंचर पहनते हैं। तो आई शुड से थ्रू योर पॉडकास्ट दैट नो वन शुड वियर डेंचर्स, कंप्लीट डेंचर्स। अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ चुकी है, इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ, वो डेंचर्स आर एज ओल्ड ट्रीटमेंट मोडेलिटीज अनटिल एंड अनलेस देयर आर फ्यू मेडिकल कंडीशंस जहाँ पे आप इम्प्लांट्स दे ही नहीं सकते हो। अच्छा। फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कुछ मेडिसिन पे है पेशेंट, या फिर कुछ उसकी बोन कंडीशन अलाउ नहीं करती है, या 2-3 ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें आप इम्प्लांट्स दे ही नहीं सकते हो, या फिर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, इम्प्लांट्स अ बिट कॉस्टली होता है। तो पेशेंट्स की अगर अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा सा अगर एक चैलेंज है, तो भी ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट लेकिन स्टिल अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, तो उस केस में आप डेंचर पहनिए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि डेंचर काम नहीं करता है, बट लेकिन उसकी च्यूइंग एफिशिएंसी इम्प्लांट्स के कंपैरेटिव में बहुत कम होती है ना। तो डेंटल इम्प्लांट्स पे जब आप दांत देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ऐसे ही खाना खाता है 90% 95% जैसे कि यंग आदमी खाता है। और क्योंकि फिक्स है तो उसके कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, स्पीच अच्छी रहती है, बोलने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, खाना चबाने के उसके टेस्ट को एंजॉय करने में अच्छा लगता है उसको। इसमें कोई एज लिमिटेशन भी होती है क्या? सपोज अगर कोई बहुत यंग एज में है या कोई बहुत बूढ़ा इंसान है? डिपेंड करता है कि अब यंग एज में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि सारे दांत निकल जाते हैं मुंह से, राइट, बहुत रेयरली होता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हो तो बात अलग है, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो बट लेकिन यंग एज में 1 या 2 दांत किसी के गए हैं तो आप इम्प्लांट्स वगैरह आप करा सकते हो आफ्टर 18 ईयर्स। ज़्यादातर हम 18 ईयर्स के बाद लगाना प्रेफर करते हैं, और होना भी उसमें चाहिए क्योंकि 18 ईयर्स तक ग्रोथ रहती है, तो आपकी जब वो ग्रोथ कंप्लीट हो जा रही है तो आप 18 ईयर्स के बाद आप इम्प्लांट करवा सकते हो। सो कुछ और भी ऐड करना चाहोगे इसमें? इम्प्लांट्स के अंदर आप देखिए बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ अलग अलग हो गई हैं। पहले जब हम कन्वेंशनल तरीके से डेंटल इम्प्लांट्स करते थे तो उसके अंदर ये था कि हमने इम्प्लांट प्लेस कर दिया, उसके 3-3.5 महीने के बाद हम वहाँ पे दांत दे पाते थे। आजकल और एडवांस चीज़ें आ गई हैं, और ज़्यादा डिफरेंट तरीके के इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 72 आवर्स 48 आवर्स के अंदर भी हम आपको टीथ दे पाते हैं। बट ऑल दीज आर सब्जेक्टिव कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि किसी एक पेशेंट के साथ पॉसिबल है तो सबके साथ पॉसिबल है, या फिर देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस। और एक बात और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा भी नहीं है कि हर आदमी को इम्प्लांट दिया ही जा सकता है। इम्प्लांट करने से पहले हमको पेशेंट का थॉरली मेडिकल चेकअप करना होता है, उसकी सारी मेडिकल कंडीशंस हमें स्टडी करनी होती हैं, उसकी बोन क्वालिटी, बोन क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें हमें स्टडी करनी होती हैं। अगर ये चीज़ें सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, बिना पेशेंट को उसके दूसरे स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाए, अगर हम वहाँ पे इम्प्लांट्स उसको दे सकते हैं, और या फिर थोड़ी बहुत जैसे एडिड प्रोसीजर्स रहते हैं, साइनस लिफ्ट हो गया, ग्राफ्टिंग हो गई, जहाँ पे बोन थोड़ी सी कम होती है, वहाँ पे एडिड प्रोसीजर्स के साथ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन उसको सब कुछ दे के उसके साथ डिस्कस करके बैठ के सब समझा के तब जाके फिर हम इम्प्लांट्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपने आज मुझसे पूछा कि सर मेरी नानी जी हैं या फिर मेरे दादाजी हैं और उनके मुँह में एक भी दांत नहीं है, आप मुझे बताइए कितने इम्प्लांट लगेंगे। अच्छा, ऐसे कई बार पेशेंट पूछते हैं हमसे कि मेरे दादाजी हैं, चाचा जी हैं, वो गांव में रहते हैं, वो आएंगे और उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, आप बता दीजिए कितने इम्प्लांट लगेंगे, तो फिर मैं उनको खर्चा बता दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, एवरी केस इज डिफरेंट। अब मेरे को 15 ईयर्स के बाद भी व्हेनेवर आई ऑपरेट अ केस, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, और हर केस अलग ही होता है। कई बार बहुत आसान केसेस भी होते हैं, बट केसेस आर डिफरेंट एवरी टाइम। तो यू कैन नॉट टेक वन थ्योरी एंड अप्लाई टू ऑल कि हाँ इनके मुंह में 6 इम्प्लांट लगेंगे, या इनके मुंह में 4 ही लगेंगे, या इनके मुंह में मैं 8 लगा दूंगा। विदाउट proper visualization, without clinical examination, without proper radiographic examination, you cannot say
कि इतने में आपका हो जाएगा। तो इम्प्लांट्स, अब मैं यही कहना चाहूँगा, इम्प्लांट्स बहुत एक अच्छी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। जो लोग इसको करवा सकते हैं या हमें कहने का मतलब है कि अफोर्ड कर सकते हैं और उनको कोई मेडिकल कंडीशन इस तरीके की नहीं है, तो उनको इसके थ्रू ही अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहिए और खाने का मज़ा लेना चाहिए। एक्चुअली कई बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं, आपको बड़ी कॉमन लाइन बताता हूँ कि सर अब दिन कितने बचे हैं हमारे, लाइफ कितनी बची है ना। तो मैं उनको सबको बस इनके आपके राजेश खन्ना जी का ही वो डायलॉग याद दिलाता हूँ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आप जितने भी दिन जिए, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल, कम से कम एंजॉय तो करिए, खुश रहो, खुश रह के जिए, जो भी खाना पीना है करिए। अब ये नहीं तो रोते रहिए कि भाई मेरे को तो बस वो गली हुई रोटी दे दो, या एंजॉय करना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल। तो इसको एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और इजी बनाने के लिए। सपोज मैं अपने दादाजी के साथ आ रहा हूँ, उनके मुंह में एक भी दांत नहीं है और उन्हें इम्प्लांट कराना है, उन्हें खाने का शौक है, मज़े लेने खाने के। सो पूरा प्रोसेस कैसे होगा? मैं आपके पास आया, मैंने बोला आपको इनका इम्प्लांट करना है, तो अब किस तरह से आप प्रोसेस करोगे? कितनी सेटिंग्स लगेंगी? कब मुझे आना पड़ेगा? और कब उनका ये हो जाएगा कि हाँ इनके दांत पूरे अच्छे हो चुके हैं, अब इन्हें जो मैंने वो खा लें? इसमें ड्यूरेशन, सेटिंग, सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार आप अपने दादाजी को लेकर आएंगे, तो पहले हम उनका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम पहले पेशेंट से बात करना चाहेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बार पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती यही है कि भैया मुझे नहीं बहुत ज़्यादा खाना पीना करना है, मुझे सिर्फ मेरा काम चलना चाहिए और मैं ये दाल रोटी बस लाइट सा खा लूँ, सेमी सॉलिड जैसा फूड रहे। तो उस केस में पेशेंट की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना उस तरीके का कुछ एक्सपेंडिचर करने की या इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर पे जाने की। तो उनको हमें थोड़ा दूसरे वजह से टैकल करना पड़ता है। पर जैसे आपने बताया कि उनको खाने पीने का भी बहुत शौक है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा खाना पीना कर पाऊँ, तो फिर हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है। उसके अंदर बेसिक एक एक्सरे होता है, OPG बोल देते हैं हम उसको, फुल माउथ एक्सरे होता है। पहले हम वो करके एग्जामिन एक इनिशियल असेसमेंट कर लेते हैं कि हाँ सफिशिएंट बोन इज देयर, जहाँ पे हम इनको डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे, जो इम्प्लांट्स देने की डेजिग्नेटेड पोजीशन रहती है, वहाँ पे हम उनको उतने नंबर ऑफ इम्प्लांट्स दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद पेशेंट के साथ बैठ के हम डिस्कस करते हैं उसकी कॉस्ट के बारे में। अब देखिए अलग अलग इम्प्लांट कंपनीज के इम्प्लांट्स जैसे इम्प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब कुछ कंपनीज कोरिया की हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड की हैं, कुछ अमेरिकन हैं, कुछ जर्मन हैं, है ना, कुछ इंडियन भी हैं, इज़राइल कंपनीज़ हैं। अब इन सब की कॉस्ट वेरी करती है अलग अलग, और इन सब की क्वालिटी भी थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो इस सब को देखते हुए पेशेंट के साथ एक बैठ के डिस्कशन करके हम एक नंबर ऑफ इम्प्लांट्स जो हमारे हिसाब से लगने चाहिए उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। पेशेंट अगर एग्री करता है तो इससे पहले हम एक CT स्कैन और करवाना चाहते हैं, इसको हम CBCT बोल देते हैं। CBCT से हमें ये आइडिया लगता है कि बोन की क्वालिटी कैसी है और 3 डायमेंशनल उसके अंदर व्यू के अंदर उसकी क्वांटिटी कैसी है, राइट। कई बार हमको जो OPG एक्सरे है उस पर देखकर लगता तो है कि हाँ बोन सफिशिएंट है, पर कई बार जो उसकी 3 डायमेंशनल व्यू है वो कुछ और ही पिक्चर कह रहा होता है ना। तो वहाँ पे हम इम्प्लांट दे ही नहीं सकते उस रीजन में, या फिर कुछ एक छोटा मोटा और सर्जिकल प्रोसीजर एसोसिएटेड रहता है। जैसे मैं पहले ही बताया आपको, साइनस लिफ्ट हो गया, रिज स्प्लिट हो गया, बोन ग्राफ्टिंग हो गया, ये कुछ एक ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो साइड वाइज करने पड़ते हैं हमको इम्प्लांट देने से पहले। तो हमको पेशेंट को ये भी बता के चलना पड़ता है कि देखिए हमें ये सब करने की भी जरूरत इसमें पड़ सकती है और इसकी एडेड कॉस्ट ये रहेगी, या दिस वी विल डू इट फॉर यू। ये डिपेंड करता है, हर डेंटिस्ट का अपना अलग अलग सिस्टम है। तो ये सब आपको उसको बता के चलना है। तो जब हमने ये सारी प्लानिंग कर ली, एक बार हमने सारा असेसमेंट कर लिया, प्लानिंग एक दिन में हो जाएगी जिस दिन आप विजिट कर रहे हो जी, ठीक है। और सर प्लानिंग में भी देखो डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी से कर रहे हो केस को। कई बार प्लानिंग में हमको लैब का साथ भी लेना पड़ता है, और जो हमारे देखिए जैसे स्पेशलिटी अलग अलग होती हैं डेंटिस्ट्री की, मैंने बताया। तो जैसे मेरी सर्जरी की हो गई, ऐसे ही हमारी प्रोस्टोडोंटिस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो दांतों को बनाने के स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, आर्टिफिशियल दांतों को बनाने। अच्छा, ये भी डेंटिस्ट के बाद एक स्पेशलाइजेशन रहती है, तो उनकी मदद भी कई बार लेनी होती है। ठीक है। तो इन सब के साथ बैठ के जब हम प्लान करते हैं, लैब 3-4 लोग हो गए ना, जैसे इम्प्लांट कंपनी हो गई, एक जो डेंटल जो इम्प्लांट लगाने वाला हो गया, दांत बनाने वाला हो गया, और लैब हो गई। तो 4-5 मिलके वर्चुअल प्लानिंग और ये सब करके 3D चीज़ें स्टडी करके फिर हम एक ट्रीटमेंट प्लान पे आते हैं। और फिर होता है एक सर्जिकल डे। उससे पहले पेशेंट की मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं सारे। जैसे पेशेंट की डायबिटीज़ है तो कंट्रोल्ड है,
अनकंट्रोल्ड तो नहीं है, कोई और कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो अनकंट्रोल्ड ना हो, उसकी कार्डियक चेकअप सारे होने चाहिए। जैसे कई बार पेशेंट ब्लड थिनर्स पे होते हैं, काफ़ी सालों से होते हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और किसी कोई और मेडिकेशंस पे तो नहीं है वो, और कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इम्यूनोसप्रेसेंस मेडिसिन पे तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को जब आप चेक कर लेते हो और आपके पास ये आ जाता है कि हाँ पेशेंट इज़ गुड टू गो, तब आप एक दिन पहले मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके आप एक सर्जरी में पेशेंट को ले लेते हो। तो ये सारा काम आपका आपकी एफिशिएंसी पे, आपकी टीम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 1-2 दिन में ही कर लेते हैं, एक ही दिन में कर देते हैं, है ना, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने बता दिया कि डेंटल टीम पे आपके डिपेंड करता है ये टाइम। तो एक सर्जिकल डे हो गया, सर्जिकल डे वाले दिन आपने सारे इम्प्लांट्स प्लेस कर दिए। सो इसमें जैसे किसी का 10 इम्प्लांट्स होने हैं, 10 दांत लगने हैं, तो आप उसे 10 इम्प्लांट बोलोगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 दांत होने 10 इम्प्लांट निकलें। वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आपका केस जैसे है कि मुंह में एक भी दांत नहीं है, हाँ, तो उसके अंदर हम इम्प्लांट्स को ऐसे स्ट्रेटेजिकली आइडेंटिफाइड पोजीशंस पे हम लगाते हैं जहाँ पे हम उसको एटलीस्ट ऊपर के 12 दांत दे पाएँ, ओके, और नीचे के भी 12 दांत दे पाएँ। वो सेम डे में ही करोगे आप दोनों चीज़ें? डिपेंड करता है, पेशेंट की भी कैपेसिटी होती है सर। सर्जिकल वो थक भी जाता है, तो राइट, अगर वो एक दिन में ऊपर का करवाना चाहे, एक दिन नीचे का, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपने ट्रीटमेंट प्लान जो बनाया है, अब आपने ऐसा प्लान बनाया था कि आपको 72 आवर्स में टीथ देने हैं, तो उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब आपने कुछ प्लान ऐसा बनाया है कि आपने 3 मंथ्स के बाद टीथ देने हैं, तो वो 3 मंथ्स के बाद प्रोसीजर फिर होता है। तो इसी तरीके से आपका टाइम डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट ऑप्शन या ट्रीटमेंट प्लान क्या बनाया है अपना। तो एवरी केस इज डिफरेंट, अगेन आई एम सेइंग। तो आई कैन नॉट जनरलाइज कि जो मैंने कह दिया कि भाई ठीक है 72 घंटे में दे दूंगा तो सबको दे ही पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें हैं कुछ, तो टेक्निकल होता है। तो बेटर रहता है कि हमेशा जब भी आप इम्प्लांट्स के लिए जाएं तो अपने डेंटिस्ट के साथ बैठें, उससे सारा प्रोसीजर समझें कि उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उसको क्या सूट करेगा, है ना। वो एक हमेशा से एक बेटर वे रहती है, बजाय इसकी कि अब कई बार पेशेंट्स पता कर लेते हैं कि जी आपके 5 इम्प्लांट होने, कई बार फिर वो फ़ोन करके दूसरे डेंटिस्ट से टेलीफोनिकली पूछते हैं, राइट, ये चीज़ होती है। जबकि हर डेंटिस्ट का, हर सर्जन का एक्सपीरियंस अलग है। वो जिस तरीके से आपको दांत देना चाहता है वो अलग होगा, उसकी टीम अलग होगी, उसकी जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं वो सब अलग होंगे। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल कई बार बताता हूँ पेशेंट को, एक ट्रीटमेंट है, एक बिस्लरी की बॉटल नहीं है कि यहाँ पे 20 रुपए की मिलती है बाहर और 5 स्टार में चले जाओगे तो वहाँ पे 100 रुपए की मिलेगी, राइट, और प्रोडक्ट सेम है, ऐसा नहीं है। तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस, बेसिकली इट इज़ अ ट्रीटमेंट। तो आप उसको उसी तरीके से लें। आई थिंक मशीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। जो मशीन्स होती हैं, एडवांस मशीन, बहुत डॉक्टर्स रखते हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़नी है। यस, अब मशीन्स का बहुत बड़ा रोल है, आपके इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, आपने टीम है, अच्छी टीम है तो एक्सपेंस बढ़ेगा, आपकी अच्छी लैब के साथ एसोसिएशन है, और कई नेशनलाइज लैब्स हैं, आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें कॉस्ट के साथ आती है, मतलब मोर एक्सपीरियंस। अब आदमी एक्सपीरियंस से ही सीखता है ना। गुड नॉलेज कम थ्रू लॉट ऑफ बैड मिस्टेक्स, एंड बैड मिस्टेक्स एक्सपीरियंस से ही आती हैं। और ये चीज़ पता तब चलती है जब आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, आप कहीं लोकल घर आके आते हो और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अब ये जो प्रॉब्लम पहले थी उसका सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर लगता है यार थोड़े पैसे खर्च कर लिए होते, अब तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उससे। एक्सपीरियंस, अगर आप वही डॉक्टर जितना ज़्यादा नॉलेजेबल हो गया है, एक्सपीरियंस से ही होता है। एक्सपीरियंस पे आप जा रहे हो तो हो सकता है उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हों। कई बार ऐसा भी नहीं है कि जनरलाइज है कि भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर तो ज़्यादा ही पैसे लेगा, ऐसा भी नहीं होता। कई डॉक्टर्स अपनी चार्जेस उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से उनको ठीक लगता है, वन बहुत ज़्यादा ओवरली चार्ज नहीं करते। तो बट लेकिन स्टिल आपको देखना है कि वो क्या क्या सर्विसेज जो आपको दे रहा है उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। राइट। अब कुछ लोग, जैसे हम हमारे स्पेस सेंटर पे जब भी कोई पेशेंट आएगा हम उसका सीटी स्कैन करेंगे, हम उसका सीबीसीटी लेंगे, हम उसका ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, हम उसकी पूरे साथ उसका पूरे प्लानिंग करके उसको एक पेपर पे ब्लैक एंड वाइट में बताएंगे कि आपका ये चीज़ में ऐसे होएगा। और एक नेशनलाइज लैब के साथ ही हम काम करते हैं। राइट। वी डोंट गो फॉर द लोकल और चीप थिंग्स, ये चीज़ें जो आप लगवा रहे हो मुँह में, एक बार का एक्सपीरियंस है और आपने इससे अपनी आगे की लाइफ पूरा टाइम खाना है, मुँह में खाना ही खाना है, सारा टाइम आप यूज़ करने वाले हो। तो अच्छी चीज़ों पे आप एक्सपेंडिचर करें, वो बेटर रहता है। अब आप मोबाइल अच्छा लेते हैं, सब चीज़ें देखिए, आप आईफोन प्रो मैक्स और ये सब चीज़ें लेते हैं, ऑल दीज आर एक्सपेंसिव थिंग बिकॉज दे हैव सर्टेन वैल्यू इन इट। तो ये जो ट्रीटमेंट है इम्प्लांट्स का, इट हैज़ बिग वैल्यू।
तो उसके हिसाब से इसकी कोर्स कॉस्टली रहता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। राइट। सो बैड ब्रीथ का बहुत ज़्यादा इशू आता है आजकल लोगों को, तो रीज़न क्या है और इसकी क्या रेमेडीज? ओके, तो जो बैड ब्रेथ है इसको हम ना मेडिकल लैंग्वेज में हेलिटोसिस बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो, लोकल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि आपकी ओरल हाइजीन, मुंह में सफाई ठीक नहीं है, आपने ब्रश करा ही नहीं, 2-3 दिन लोग ब्रश नहीं करते, कुछ भी खाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आप खा क्या रहे हो, जैसे अनियन की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, गार्लिक चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, जो स्मेली फूड्स रहते हैं, अगर आप वो चीज़ें ले रहे हो तो ऑब्वियसली आएगी। अल्कोहल इनटेक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बैड ब्रेथ देंगी। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है तो ये चीज़ें मुंह के अंदर एक्यूमुलेट होकर और ज़्यादा, जैसे सड़न बनती है, जैसे बता रहा हूँ मैं, है ना, तो वो और ज़्यादा स्मेली कहेंगी। तो लोकल फैक्टर्स हैं, तो ओरल हाइजीन आप साफ़ करोगे, फूड इनटेक ठीक करोगे तो हो जाएंगी। इसके बाद कुछ जनरलाइज कंडीशंस होती हैं, बैड ब्रेथ आती है, जैसे गट में कुछ प्रॉब्लम है आपके, अच्छा लिवर एसोसिएटेड है, इसके अंदर लिवर डिजीजेज हैं, कुछ किडनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक है, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं ले रहे हो, किसी और जैसे कोई बड़ी इलनेस होती हैं, लोग लेते हैं डिफरेंट मेडिसिन्स, वो मेडिसिन्स जब मेटाबोलाइज होती हैं तो कुछ ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करती है, मुंह से आपको बैड ब्रेथ आती है। अगर आप ऐसी किसी मेडिसिन पे नहीं हो तो आपको फिर अपना एक फिजिशियन चेकअप या अपना एक मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो हो सकता है कुछ मेजर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है जो कि आपको चेक करानी ज़रूरी है। ओके, नॉर्मल कुछ ऐसा रेमेडी? नॉर्मल रेमेडी तो जैसे मैंने आपको ब्रशिंग पैटर्न और ये सब बताया, वो चीज़ फॉलो करनी है। टाइमिंग्स बताया मैंने आपको, क्लोरेक्स का और जो माउथ वॉश वगैरह है इन सब का टाइमली यूज़ बताया मैंने, आप ये लीजिए। और ज़्यादातर अपनी डाइट के अंदर आप फाइब्रस चीज़ें रखिए, है ना, ज़्यादा स्टिकी चीज़ें अवॉइड करिए। और शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आपने लेना ही है तो कोशिश करिए कि आप इन बिटवीन द मील्स ले रहे हैं, विद द मील्स ले रहे हैं, नॉट इन बिटवीन द मील्स ले रहे हैं। क्योंकि आप हर मील के बाद माउथ वॉश कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो? नो, नथिंग लाइक दैट। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको स्वीट्स लेनी है, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, अगर आप मील के साथ ले रहे हो, मेन मील के साथ ले रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, का बैलेंस होता है, राइट? वो तो है, और साथ में आपका मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है काफी ज्यादा, तो वो वॉश आउट भी करता चल रहा है, है ना, जो स्टिकीनेस है इन सबको वॉश आउट कर रहा है। अगर आप मान लीजिए खाली शुगर को लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट ले रहे हो आप इन बिटवीन, तो उसके अंदर सलाइवा, या फॉर एग्जांपल आप रात को जैसे लोग चॉकलेट खा के सो गए या कोल्ड ड्रिंक पी के सो गए, तो उस टाइम आप सो गए हो तो भी सलाइवा प्रोडक्शन वो इतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या रह गया वहाँ पे, बैक्टीरिया, उसके एसिड्स और उसकी वो डिट्योरेशन। ओके, तो टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है चीज़ों का। तो ज़्यादातर डाइट आपकी हेल्दी रहनी चाहिए, फाइब्रस इंटेक बढ़ाओ उसके अंदर, और हर मील के बाद हो सके तो आप अच्छे से माउथ रिंस ज़रूर करें। एटलीस्ट अगर आप माउथ वॉश नहीं कर पा रहे तो रिंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग माउथ फ्रेशनर वगैरह खाते हैं, सो ये खाना चाहिए? माउथ फ्रेशनर्स, अब फॉर एग्जांपल आपकी एक च्युइंगम आती थी हैप्पीडेंट, राइट, हैप्पीडेंट आता है, उसके अंदर ज़ाइलेटॉल करके उसके अंदर एक वो रहता है, एक इंग्रेडिएंट है। तो कुछ स्टडीज़ हुई हैं उसमें। अब क्या होता है कि आप च्युइंगम जब आप चबा रहे हो तो सलाइवा प्रोडक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। जब सलाइवा प्रोडक्शन हो रही है तो वो आपके वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरिया है, ये इन सबको वॉश आउट कर रहा है। तो च्युइंगम वगैरह चबाने से सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और खासकर ये जो आपकी हैप्पीडेंट वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, ये ज़्यादा बेटर हैं बजाय इसके कि आप कुछ वो शुगरी वाली और वो चीज़ें च्युइंगम शुगर को प्रेफर करें। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। सो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टूथ अलाइनमेंट्स का। अब टूथ अलाइनमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग के दांत का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता है, अलाइन नहीं होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो अलाइनर्स के साथ जाते हैं। सो पहले मेटल का अलाइनर्स लगते थे, ब्रेसेस लगते थे, जो काफ़ी ऑकवर्ड लगते थे देखने में। आजकल इनविजिबल वाले आ गए हैं। तो इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हो, और क्या प्रोसेस होता है, कॉस्टिंग वगैरह किसकी ज़्यादा? पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि मेटल ब्रेसेस हमारे लगाए जाते थे। आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देखा ही होगा, जैसी ऐसी कोई नहीं से स्टार्ट हुआ था ये, जब लोगों को पता चला। तो उसमें क्या रहता है कि मेटल ब्रेसेस ऑकवर्ड लगते थे दिखने में स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं थे जैसे टीनेजर्स को। ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है, ये आपका टीनेज के टाइम पे चल रहा होता है ना। तो उस टाइम पे कोशिश करते हैं कि भाई, बड़ा एम्बेरसिंग लगता है कुछ लोगों को, तो तब आके आपके जैसे टूथ कलर्ड ब्रेसेस आ गए।
तो टूथ कलर्ड ब्रेसेस क्या होता है, वो कीमोफ्लाज हो जाता है, जो ब्रैकेट आपके दांतों पे लगता है ना, वो वाइट कलर का हो जाता है। तो अब बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्वियस नहीं लगता, पता तो चलता है बट ऑब्वियस नहीं होता कि यार इसका कुछ हो, तो अंदर से कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। उसके बाद अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और आगे गई है, तो अब आपके अलाइनर्स आ गए हैं। अलाइनर्स क्या करते हैं कि इट इज बेसिकली मोर ऑफ अ प्रेडिक्टेड ट्रीटमेंट। इट इज मोर ऑफ अ प्रेडिक्टेड ट्रीटमेंट। आपको पहले से ही आपके रिजल्ट्स पता रहते हैं कि आपके अलाइनमेंट के बाद मोटा मोटा आपको पता है कि मेरी ऐसी अपीयरेंस आने वाली है दांतों की। अच्छा। तो आपका वो स्कैन्स वगैरह करके, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, उससे पहले ही आपकी मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी आपको अलाइनर्स पहनने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें। हाँ, ये सब चीज़ें एक अंदाज़ा अच्छे से आपको लग जाता है। अंदाज़ा भी क्या कहोगे, काफ़ी हद तक एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है ना। तो उससे क्या पेशेंट को कॉन्फिडेंस रहता है कि वो खुद भी क्रॉस चेक कर सकता है कि हाँ, मैं 3 महीने बाद मेरे दांतों की पोजीशन ऐसी होनी थी, तो उसके पहले से ही वो एक आ जाते हैं। आजकल रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है कि हाँ, मेरे दांत ऐसे दिखने चाहिए, तो ऐसे दिख रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेंटिस्ट को भी विजिट नहीं करना होता है। बट लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल रूटीन में, तो आपको क्या होता है कि हर 20-25 दिन बाद एक बार डेंटिस्ट के पास जाना ही होता है। ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे इस बारे में डिटेल में आपको बताने के लिए। बट लेकिन स्टिल आपको मैं आइडिया दे दूं तो हर महीने में एक बार एटलीस्ट उनकी विजिट होती है नॉर्मल बेसिस के अंदर। तो अलाइनर्स में वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अब प्रिडिक्टेड है। अच्छा, एक ट्रेज होती हैं, वाइट ट्रेज होती हैं, जो आपने दांतों पे लगा ली, तो हम और आप जैसे बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है दांतों के टेढ़े मेढ़ेपन का, है। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, आजकल बहुत एक्सेप्टेड है, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। हाँ, रिजल्ट्स आर गुड, रिजल्ट्स आर फाइन। ऐसा देयर इज नथिंग लाइक दैट कि रिजल्ट्स, दैट इज मोर ऑफ अ प्रेडिक्टेड चीज़ है। तो रिजल्ट्स तो आपको पहले से ही पता है, तो आप वो अचीव होते ही हैं, तभी तो उन्होंने बना कर दिया है उसको। और आई थिंक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अगर कंपैरिजन करें दोनों में। देखिए, फिर मैं कहूँगा कॉस्ट इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव थिंग। इट विल नॉट बी सेम फॉर एवरी क्लिनिक और मे बी सेम फॉर एवरी पेशेंट। डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स। राइट। सो हम काफ़ी करीब आ चुके हैं इस एपिसोड के एंड के। बट एक लास्ट क्वेश्चन है कि फूड हैबिट क्या होनी चाहिए एक अच्छे दांतों के लिए? फूड हैबिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रश टाइमिंग्स एंड ब्रशिंग पैटर्न एंड ब्रशिंग टेक्निक, है ना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फूड पे ही जाएं, तो जो मैंने अभी बताया आपको कि इंक्लूड मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर डाइट, फाइबर्स, है ना। फाइबर्स आप उसके अंदर लेकर आइए, और थोड़ा सा नट्स वगैरह ये सब चीज़ें रखिए, और अवॉइड करिए जंक फूड को, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें, और इन बिटवीन द मील्स लेने की जो शुगर वाली कंपोनेंट्स हैं उसको आप लिमिट करिए। और ज़्यादातर कोशिश करिए रात को ये जो एसिडिक कोलाज, जूसेस और ये सब चीज़ें होती हैं, जो ऑलरेडी उनका पीएच इतना कम होता है, वो रात को पी के डायरेक्टली सो जाना, ये सब अवॉइड करिए रात को। आजकल कॉलेज में बड़ा इन थिंग है कि वो कोल्ड ड्रिंक पी के, मैगी के साथ कोल्ड ड्रिंक पी के सोना, और ये सब एंजॉय करना, या फिर शुगरी कॉफ़ीज़ और ये सब, है ना। तो ट्राई टू अवॉइड देम। एंड ब्रशिंग पैटर्न को आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से फॉलो करें। रिंसिंग कॉमन रखें, माउथ वॉशेस कॉमन रखें, और आपको एटलीस्ट इसके लिए तो अपने डेंटिस्ट के पास आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप मिलने जा सकते हैं और पॉडकास्ट कर सकते हैं उनके साथ। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ बैठ के मुझे तो देखिए, हर प्रोफेशन वाले आदमी को अपने बारे में बताना और अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज शेयर करना। स्टैंड, मैं भी म्यूजिशियन हूं, तो म्यूजिक की अगर बात होती है तो मुझे टाइम पता नहीं चलता। राइट, यू हैव टू स्टॉप द अदर पर्सन के, भाई ठीक है, अब ओवर नॉलेज आ रही है, ऑब्जर्व करना पड़ता है यार, बोर तो नहीं हो रहा है सामने बैठा हुआ। राइट। तो इट इज ऑलवेज गुड टू टॉक अबाउट योर प्रोफेशन, समवन हु इज कीनली इंटरेस्टेड टू लिसन आल्सो। आई एंजॉयड। आई थिंक बहुत सारे लोग को हेल्प करने वाला है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं जो लोगों की होती हैं, और डेफिनेटली इस पे वीडियोस बनी होंगी, बट यहाँ पे एक साथ इतना सारा ज्ञान मिल रहा है उन्हें पॉडकास्ट के फॉर्मेट में, तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा होगा लोगों के लिए। यस, दे शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, सो थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच।